ईवीएम से ही शुरू करते हैं। अपना घर संभलता है। आशुतोष, ईवीएम, आपका स्टैंड जैसा मैंने पहले बताया बड़ा क्लियर रहा है। ईवीएम में छेड़छाड़ का कोई सबूत आज तक नहीं आया, इसीलिए विपक्ष को इस पर हल्ला नहीं करना चाहिए। क्या ये सब गैर जरूरी बहस हो रही है क्या ईवीएम पर? नहीं मानक, मैं इसको गैर जरूरी नहीं मानता, क्योंकि मैंने इलॉन मस्क का वो ईवीएम का जो उनका था उसको मैंने देखा है। उन्होंने एक दार्शनिक सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि वी शुड एलिमिनेट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, द रिस्क ऑफ बीइंग हैक्ड बाय ह्यूमंस और एआई व्हाइल स्मॉल इज स्टिल टू हाई। और वो किस संदर्भ में बात कर रहे थे? वहां के रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर हैं, जो दरअसल उनकी एक महत्वाकांक्षा है कि प्रेसिडेंशियल चुनाव लड़ने की। उन्होंने पुर्तो रिको के संदर्भ में एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वहां किस तरीके से ईवीएम को लेकर इरेगुलरिटीज पाई गई है। ये पूरी की पूरी डिबेट वहीं पे खत्म हो जाती है अगर भारत के जो पूर्व मंत्री हैं राजीव चंद्रशेखर, अगर उन्होंने उसको भारत से जोड़ने की कोशिश नहीं की होती। जो बात इलॉन मस्क ने कही, इलॉन मस्क का कहना है कि भाई ईवीएम में पॉसिबिलिटी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और इसलिए इसकी जगह पेपर बैलेट होना चाहिए, इस ओर इन्होंने हिंट किया है। राजीव चंद्रशेखर ने उसको उस पर जवाब कर दिया, तो पूरा विवाद खड़ा हो गया। देखिए, दार्शनिक स्तर पर दुनिया की कोई भी मशीन वो उसमें गड़बड़ी की जा सकती। अब सवाल उठा क्या भारत की ईवीएम में गड़बड़ी है? मेरा अपना मानना है कि हिंदुस्तान के अंदर अभी तक कोई ऐसा सबूत नहीं मिला, मेरे पास भी ऐसा कोई सबूत नहीं जिसके आधार पर मैं कह सकूं कि ईवीएम को तोड़फोड़ की जा सकती है, तोड़फोड़ हो सकती है, लेकिन ईवीएम को मैनिपुलेट करके किसी को चुनाव जिताया जा सकता। मेरे पास कोई सबूत नहीं, पत्रकार होने के नाते मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा, लेकिन हां, एक बात जो बड़ी महत्वपूर्ण है, पिछले दिनों सीएसडीएस ने एक सर्वे किया था, और उस सर्वे में यह पाया गया था कि 17% लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि ईवीएम से रूलिंग पार्टी मैनिपुलेट करके चुनाव जीत सकती है। 28% वो लोग जिनका मानना यह है कि कुछ संभावना इसमें है ईवीएम के मैनिपुलेशन को लेकर। यानी हिंदुस्तान के वोटर्स का 43% सर्वे के मुताबिक यह मानता है ईवीएम में गड़बड़ी संभव है और इसका फायदा सत्ताधारी पार्टी को हो सकता है। मेरा स्पष्ट तौर पर मानना यह है कि इलेक्शन कमीशन इस पूरे मसले पर खुलकर सामने आके स्पष्टता देनी चाहिए। इसमें मुझे नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी क्यों इतनी परेशान हो जाती है इस बात को लेके। भाई, लोकतंत्र का तकाजा तो सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं ना, लोकतंत्र तो हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है, मानक के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वो मनोज जी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, अभिषेक जी के लिए इंपॉर्टेंट है, अभय जी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं कोई संदेह पैदा हो रहा है तो सारी राजनीतिक पार्टियों को इसका समाधान खोजने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे मुंबई वाला देखिए, मुंबई वाला जो किस्सा है उसमें उम्मीदवार के रिश्तेदार काउंटिंग सेंटर में ऑथोराइज्ड फोन जो है उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? ये सवाल तो है, इसकी जांच तो होनी चाहिए। इसमें क्या दिक्कत है? बिल्कुल जांच होनी चाहिए। तो बजाय इसको दो खेमों में बट के कि भाई मेरा खेमा ये कि मैं ईवीएम के साथ खड़ा हूं, दूसरे का कहना है कि ईवीएम के खिलाफ खड़ा हूं, ये जो डिवीजन है, ये जो डिवाइसिव पॉलिटिक्स है, ये दरअसल लोगों के मन में और संदेह पैदा कर देती है कि भारतीय जनता पार्टी इसको बार बार क्यों डिफेंड करती है, विपक्ष बार बार इसका विरोध क्यों करता है। मुझे लगता है कि दोनों पॉलिटिकल सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों को मिलकर इलेक्शन कमीशन से कहना चाहिए एनफ इज एनफ, कृपया इसका एक अंतिम समाधान हो जाए, ताकि लोगों के मन में जो शंका है, जो आशंका है, वो दूर हो जाए। अगर वो दूर हो जाएगी तो लोगों का विश्वास लोकतंत्र चुनावी प्रक्रिया में बढ़ेगा। इससे भारत को फायदा होगा, नुकसान तो नहीं होगा। अब जरा ये स्पीकर पर आइए, आशुतोष, स्पीकर पर आइए और बताइए ये कौन सा दाव इंडिया अलायंस ने चला है जो ये कह दिया है। अभी आपने सुना अभय दुबे, फिर प्रियंका चतुर्वेदी, वो कह रही थी कि टीडीपी और जेडीयू से अगर कोई उम्मीदवार आता है तो हम लोग समर्थन करेंगे। ये क्या दाव चल रहे हैं ये लोग? नहीं, देखिए, इस पूरे खेल में जो है इंडिया गठबंधन का कोई लेना देना नहीं है। यह पूरा का पूरा खेल टीडीपी और बीजेपी के बीच का है। जनता दल यूनाइटेड की तरफ से कहा गया कि भाई बीजेपी को यह हक है कि वो अपना स्पीकर रखे, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी है। टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू के जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि भाई एनडीए से होना चाहिए। अब ये अगर टीडीपी इस बात पर अड़ जाती है कि स्पीकर जो है वो हमारा होना चाहिए या एनडीए से होना चाहिए, जिस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में जीएमसी बालयोगी को अंतिम समय में स्पीकर बनाया गया था, तो टीडीपी बहुत हार्ड बार्गेनर है। टीडीपी से डील करना बहुत मुश्किल होने वाला भारतीय जनता पार्टी को। उसके दो कारण, पहला कारण यह है कि केंद्र की सरकार टीडीपी के समर्थन पर डिपेंडेंट है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू की सरकार बीजेपी के समर्थन पर डिपेंडेंट नहीं है। अगर बीजेपी समर्थन वापस भी ले लेती है तो भी उनकी सरकार स्पष्ट तौर पर चलेगी। दूसरी बात, आज की तारीख में चंद्रबाबू नायडू को पता है कि आंध्र प्रदेश के ऊपर 4.5 लाख करोड़ का कर्जा है, और उनको अगर अपने स्टेट को बैंकरप्ट होने से बचाना है तो केंद्र से उनको मदद चाहिए। तो जो केंद्र से जो मदद चाहिए
उसकी कीमत चंद्रबाबू नायडू पूरी तरीके से वसूलेंगे। और यह हो सकता है कि लास्ट मिनट तक स्पीकर के पोस्ट पर ब्रिंक पेनशिप करें और फिर कहें कि ठीक है आप अपना स्पीकर रखिए, लेकिन मुझे 1 लाख करोड़ रुपए आंध्र प्रदेश के लिए दे दीजिए। तो यह डील होगी। और मैं चंद्रबाबू नायडू को आज से नहीं जानता हूं, 1996 से जानता हूं, जब यूनाइटेड फ्रंट के कन्वीनर थे और हरकिशन सिंह सुरजीत उनके बारे में कहते थे जब भी चंद्रबाबू नायडू दिल्ली आते हैं वो केंद्र सरकार से मोटा पैसा लेके चले जाते हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बल्कि उस जमाने में तो खबर यही रहती थी, चंद्रबाबू नायडू जैसे ही वहां से चलते थे और दिल्ली लैंड करते थे, सारा का सारा मीडिया उनके पीछे हो लेता था, क्योंकि खबर यहीं से निकलनी है, कुछ ना कुछ बोलेंगे और वो खबर बनेगी।